देखो ये मैं बहुत दिन से इस आर्टिकल को ढूंढ रहा था। आज मिला है मुझे इंडियन एक्सप्रेस में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 14 अप्रैल को बर्थ एनिवर्सरी होता है, तो मुझे ऐसा लगा था कि 14 अप्रैल के हिंदू में उनके बारे में कुछ आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन उनके बारे में कुछ था नहीं। आज के न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में दिया हुआ है। और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। और मेरे हिसाब से यूपीएससी में पीटी को यदि छोड़ भी दें तो मेंस या इंटरव्यू में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे या गांधी, इनसे या गांधी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो ये काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि बी आर अम्बेडकर के बारे में आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जो मैं समझता हूं कि आपको उसके बारे में क्लियर कट आइडिया नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा आपका। तो ये आर्टिकल आपके उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। जीएस पेपर 1 में इसको आप कोट कर सकते हो। और आर्टिकल का स्टार्टिंग वहीं से किया गया है जहां से मैं ढूंढ रहा था। इन्होंने लिखा है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 131st बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई इस साल, अभी जो अप्रैल चल रहा है। और उनको सिर्फ दलित का मसीहा ही नहीं कहा जाता है, उनको ग्रेटेस्ट इंडियन ऑफ मॉडर्न एज भी कहा जाता है। और एक नेशन बिल्डर के रूप में भी उनको याद किया जाता है। मतलब वो सिर्फ दलित के मसीहा नहीं थे, वो तो थे ही हो, इसके साथ साथ वो मतलब नेशन बिल्डिंग में भी उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और ग्रेटेस्ट इंडिया ऑफ मॉडर्न एज, मॉडर्न एज का एक ग्रेट इंडियन के रूप में भी इनको जाना जाता है। एक बात और राइटर लिखते हैं कि जिस तरीके से गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की आइडियोलॉजी थे, उससे कहीं इतर इनकी आइडियोलॉजी थी। और वो सबसे बड़ा एक डिफरेंसेस था इन लोगों के बारे में। और ये मतलब अंबेडकर की आइडियोलॉजी किस तरीके से इन चारों लोगों की आइडियोलॉजी, चारों नहीं मतलब टोटल इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर लेते हैं, इनकी आइडियोलॉजी से कैसे डिफर करती थी वो आप समझिएगा। जैसे गांधी का नाम लिया मैंने, नेहरू का नाम लिया, भगत सिंह का नाम लिया, सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, इसके साथ साथ जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, अरविंदो घोष, ये लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों की जो आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट में थी। मतलब ब्रिटिश फोर्सेस से ये लड़ते थे और कहते थे कि आप यहाँ से चले जाइए, हम इस पे राज करेंगे, इंडिया राज करेंगे, मतलब हम इंडिया का डेवलपमेंट करेंगे, आप लोग डेवलपमेंट नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो ये इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे और ये ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट नहीं थे। और यूं कहें कि 1946 के मिड तक ये कभी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़ के जाएं। और ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अंग्रेज इतनी जल्दी इंडिया को छोड़ के चले जाएं। बड़ी बात थी। और ऐसा वो क्यों चाहते थे, उनका ये कहना था कि जैसे ही इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे ब्रिटिशर्स, इंडिया में एक हिंदू राष्ट्र डेवलप होगा और वहां पे फिर अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म अपने पूरे शबाब पे आ जाएगा, एक पिनाकल पे आ जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा होगा। जब तक ब्रिटिशर्स रहेंगे तब तक इन चीजों पे लगाम हो सकता है कि लग जाए, उतना ज्यादा कास्टिज्म, उतना ज्यादा अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा गांधी के उपासक नहीं थे, गांधी को बहुत ज्यादा बहुत बड़ा हीरो नहीं मानते थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी इनका बहुत जबरदस्त एक बॉन्डिंग होती है, उस तरीके की बॉन्डिंग नहीं थी। क्योंकि इन्होंने ये बोला कि आप फॉरेन रूल के अगेंस्ट में तो लड़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो कैंसरस डिजीज आपकी सोसाइटी के अंदर है इन द फॉर्म ऑफ कास्ट हायरार्की, उसको हटाने के लिए आपने क्या किया, उसका जवाब उनको नहीं मिलता था। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी से या महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते थे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी, आप सब लोगों को पता है। वो कहते थे कि महात्मा कोई बहुत, महात्मा का उपाधि देने का मुझे समझ में नहीं आता है, महात्मा क्या है, मतलब महात्मा लोग सिर्फ धूल उड़ाते हैं, वो मतलब ग्राउंड लेवल पे कोई बात नहीं करते हैं। तो महात्मा कहना कहीं किसी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। हालांकि गांधी के बारे में लिखा जाता है कि गांधी के अंदर अंबेडकर को लेके एक हाईएस्ट रिगार्ड था, अंबेडकर को बहुत ज्यादा वो रिस्पेक्ट करते थे, इसकी इसकी बात कही गई है। इसके बाद उनका गांधी के साथ विवाद इस बात को लेकर सबसे ज्यादा था कि गांधी हर चीज के लिए रिवोल्ट करते थे, बहुत अच्छी बात थी रिवोल्ट करना, लेकिन उन्होंने कास्टिज्म को लेके, कास्ट इनइक्वालिटी को लेके, कास्ट हायरार्की को लेके क्यों नहीं रिवोल्ट किया? उस रिवोल्ट को भी तो करना चाहिए था ना। इस चीज को लेके गांधी ने कभी नहीं किया। तो इसी बात को लेके वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे गांधी की आइडियोलॉजी से। और उन्होंने एक लेक्चर उनको देना था, मतलब उस लेक्चर में वो ये कह रहे थे कि जब तक
रिलीजन को हम बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे तब तक एक, रिलीजन का मतलब हिंदू की बात मैं कर रहा हूँ, तब तक ये इंडिया में कास्टिज्म एग्जिस्ट करते रहेगा। और वो चाहते थे एक स्पीच में ये सब बातें बोलना, लेकिन वो कह नहीं पाए। और इसी वजह से एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इस किताब को पढ़िएगा, मैंने 2 बार पढ़ा है, मुझे वक्त नहीं मिलता है कि मैं आपसे डिस्कस करूं इसके बारे में। एनहिलेशन ऑफ कास्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसमें इन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है कि इनके साथ किस तरीके से क्रिटिसिज्म किया गया था, और कि उस क्रिटिसिज्म को, उस क्या बोलते हैं, उस एक्सप्लॉइटेशन को झेलते हुए कैसे उन्होंने मतलब वो आगे बढ़े, वो सारी चीजें उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया है। 1935 में एक और ऐतिहासिक फैसला लिया उन्होंने। उन्होंने साफ साफ बोला कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर है इसके अंदर, इसीलिए मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। और कहा जाता है कि 4 लाख फॉलोअर के साथ 1935 में वो हिंदुइज्म से बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। तो उन्होंने यही बोला कि इंडिया की जो सोसाइटी है वो मतलब कास्ट हायरार्की में बटी हुई है। जब तक हिंदुइज्म स्टैब्लिश रहेगा तब तक किसी न किसी तरीके से कास्ट मतलब कास्ट हायरार्की रहेगी, और जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन दिया हम लोगों को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी की बात कही, और कुछ और भी करना चाहते थे, हालांकि वो नहीं हुआ। आप लोगों को पता है कि हिंदू कोड बिल को भी वो रखना चाहते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन नहीं हो पाया। हिंदू कोड बिल लिखते लिखते उनकी डेथ हो गई। आप लोगों को आइडिया होगा इस बात का। 25 नवंबर 1949 को उन्होंने एक स्पीच दिया था पार्लियामेंट के अंदर। हालांकि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक एक दिन पहले उन्होंने स्पीच दिया था, और उन्होंने कुछ वार्निंग दिया था। उन्होंने ये बोला था कि हमने संविधान लिखा तो है, लेकिन इस संविधान में सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की गई है, इसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं की गई है, इसमें सोशल इक्वालिटी की बात नहीं की गई है। और यदि ये दोनों इक्वालिटी को हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि पॉलिटिकल इक्वालिटी भी नहीं रह पाएगी। और आज के डेट में आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी कहाँ है। जिसके पास पैसा है वो इलेक्शन कंटेस्ट करता है, इलेक्शन जीतता है। ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है और कोई भी जीत सकता है, कोई भी नहीं जीत सकता है। ये बात बहुत पहले इन्होंने कही थी, और आज भी ये बात उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस समय इन्होंने बोला था, जिस तरीके से। इसके बाद इन्होंने बोला है कि हमारा संविधान इस तरीके का है कि इसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी देखने को मिलता है। फ्रेटर्निटी का हिंदी होता है भाईचारा, इंडियन पॉलिटी में आप लोगों को पढ़ाया है मैंने। तो उन्होंने ये बोला था कि भाईचारा का जो भावना है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और मिसिंग क्यों है? ये बहुत सिंपल सी बात है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, तुम सिख, तुम ईसाई, तो जिस तरीके से ये सब, अच्छा हिंदू में भी दुनिया भर का कास्ट में डिवाइडेड है आपकी सोसाइटी, तो कहाँ से फ्रेटर्निटी आएगी? नहीं आएगी। तो ये एक वार्निंग है भी दिया था। इसके बाद नेहरू ने इनको लॉ मिनिस्टर बनाया था, अच्छी बात है, लेकिन पीएम की बातों से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते थे। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, जो जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने ये बोला कि इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो किया है, लेकिन सोशल रिकंस्ट्रक्शन में इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी बात से मतभेद था उनका, जिसकी वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया था लॉ मिनिस्टर से। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात की वार्निंग दी कि इंडिया में ना हीरो वर्शिपिंग की बहुत ज्यादा आदत है। हीरो वर्शिपिंग का मतलब ये हुआ कि किसी को एकदम पूरा ग्लोरीफाई कर दिया, हीरो बना दिया। इनडायरेक्टली उनका निशाना गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तरफ था कि इनको इतना ज्यादा हीरो बनाने की जरूरत नहीं है, डेमोक्रेसी में इसकी जगह नहीं है। उन्होंने ये बोला कि स्पिरिचुअलिटी में आप किसी को हीरो बना दो, भगवान की पूजा करो और भगवान का ही नाम जपते रहो, तो हो सकता है आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन डेमोक्रेसी में यदि आप किसी को हीरो बनाओगे ना, तो डेमोक्रेसी रहेगा नहीं, वो बंदा डिक्टेटर हो जाएगा, डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो जाएगी। तो हीरोइक वर्शिप के अगेंस्ट में थे वो कंप्लीटली, कि आप हीरोइक वर्शिप हमको किसी को भी नहीं करना चाहिए। और लास्ट में ये इन्होंने बोला, लोगों से आह्वान किया कि आप लोग ना मतलब गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, जो अब्राहम लिंकन ने बोला कि लोगों के द्वारा मतलब यदि सरकार चुना जाए और उसी लोग में से किसी को चुना जाए, तभी वो सबसे अच्छा हो पाएगा। हालांकि आज के डेट में तो नहीं है। तो लास्ट में यही राइटर बताते हैं कि देखो, बहुत बार यूपीएससी पूछ चुका है कि गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन है और गांधी की आइडियोलॉजी आज के डेट में कितना रिलेवेंट है। इस पे यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हो सकता है यूपीएससी ये पूछ दे कि अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी थी,
उसका रिलेवेंस आज के डेट में क्या है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को आर्टिकल में मैंने बताया, और आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।